चलो देखो भाई, पृथ्वी की आंतरिक संरचना में अगर हम देखते हैं तो पृथ्वी को ऐसे बना सकते हैं, बताइए कोई दिक्कत? पृथ्वी को अगर हम ऐसे बना देंगे तो कोई दिक्कत है? और कोई दिक्कत नहीं है। एक क्वेश्चन देखो पूछा गया था, कहे कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना की खोज किसने करी? पृथ्वी को 3 भागों में तुमने बांटा है, तो ये बांटा किसने होगा? पहली बार पढ़ा होगा किसी ना किसी ने। पीछे तुम दोनों शांत बैठो, एक तो आएगा नहीं 2-3 दिन और ऊपर से दे बातें करके रहेगा। देखो तुमने कहा एक वैज्ञानिक था जिसका नाम था एडवर्ड स्विस। क्या नाम था भाई? एडवर्ड स्विस। एडवर्ड स्विस ने क्या किया? पृथ्वी की आंतरिक संरचना के आधार पर पृथ्वी को 3 भागों में बांट दिया, और 3 भागों में इन्होंने जब बांटा तो इन्होंने तत्वों के आधार पर बंटवारा किया। इन्होंने कहा कि पृथ्वी का जो ऊपरी भाग होता है इसमें क्या पाया जाता है? आपका सियाल। क्या पाया जाता है? आपका सियाल। इसको क्या बोला उन्होंने? सीमा। क्या बोला? सीमा। इसको बोला निफे। क्या बोला? निफे। तो मिले हुए तत्वों के आधार पर पृथ्वी को 3 भागों में किसने बांट दिया भाई? एडवर्ड स्विस ने। किसने बांट दिया भाई? एडवर्ड स्विस ने बांट दिया। कहा कि जो पृथ्वी की ऊपरी परत होती है उसमें सिलिका और एल्यूमिनियम पाया जाता है आपका। पृथ्वी की जो बीच वाली परत होगी उसमें क्या पाएगा? सिलिका और मैग्नीशियम पाया जाएगा आपका। और तीसरी जो परत होती है उसमें कहा निकेल और आयरन पाया जाएगा। ठीक है, इनका मतलब तो समझते ही होंगे ना। तो बताइए पृथ्वी को 3 भागों में किसने बांटा? एडवर्ड स्विस ने बांटा, मिले हुए तत्वों के आधार पर। और इन्होंने क्या किया? एक गलती करी। इन्होंने कहा कि ऊपरी परत कैसी होती है? अम्लीय। इन्होंने क्या कहा कि ऊपरी परत कैसी है? अम्लीय है। और बीच की परत कैसी होती है? क्षारीय। कैसा होता है भैया? क्षारीय। जबकि इन्होंने तीसरी परत को क्या बोल दिया? इन्होंने तीसरी परत को बोल दिया ये होता है आपका प्लाज्मा शेप। कैसी शेप में होता है? आपका प्लाज्मा शेप में होता है। ठीक है, तो इसको कह सकते हैं प्लाज्मिक शेप। तो ये एक आंसर निकल के आया। तो हमने कहा कि ठीक है, मान लिया हमने, अच्छा होता होगा कोई। फिर इन्होंने क्या किया कि इन्होंने पृथ्वी का घनत्व बताया। एडवर्ड स्विस ने क्या बताया? पृथ्वी का घनत्व बताया। और इन्होंने कहा कि पृथ्वी का घनत्व कितना होता है? क्या बताया भाई? पृथ्वी का घनत्व कितना होता है? ठीक है भाई, इन्होंने कहा कि पृथ्वी का जो घनत्व होता है, ऊपरी वाली परत का घनत्व कितना होता है? 2.5। कितना बताया इन्होंने? सियाल का घनत्व कितना बताया भाई? 2.5। सीमा का घनत्व 4 बताया। और निफे का कितना बताया? 11। कितना बताया? 11। तो पृथ्वी का जो हम घनत्व निकालते हैं, डेंसिटी निकालते हैं, ये किसने सिखाया हमको? एडवर्ड स्विस ने सिखाया। किसने सिखाया भाई? बोलते रहिएगा, किसने सिखाया भाई? और एडवर्ड स्विस ने पृथ्वी को कितने भागों में बांटा? कौन कौन से भाई? सियाल, सीमा, निफे। क्या बोलिए? सियाल, सीमा, निफे। बोलते रहिए, याद हो जाएगा अपने आप। ठीक है, सियाल, सीमा, निफे। अब डायग्राम जरा यहाँ देखना। हमने कहा कि इसी पृथ्वी की आंतरिक संरचना को 3 भागों में बांटा। थोड़ा अच्छा बना देते हैं। कहा कि ये ऊपरी परत होती है, मध्यम परत होती है और ये आंतरिक परत होती है। तो परत के नाम इन्होंने दिए, केमिकल के आधार पर, मिले हुए तत्वों के आधार पर इन्होंने नाम दे दिए। लेकिन यहाँ पे कहेगा कि ऊपरी परत का इन्होंने घनत्व कितना बताया? 2.5। बीच वाले का कितना बताया? 4। और लास्ट में कितना बताया? 11। तो हमने कहा कि घनत्व निकालते कैसे? घनत्व निकाला जाएगा, तीनों परतों के हम घनत्व को जोड़ देंगे और बटा कर देंगे, जितना भी आपका होगा। 3 परत है तो बटे कितने कर देंगे? 3 से। तो कैसे निकाला जाएगा भैया? देखो 2.5 प्लस कितना आएगा? 4 प्लस कितना आएगा आपका? 11। तो कितना हो गया टोटल? बोलिए कितना हो गया भाई? 17। 17 बटे 3 कर देंगे, कितना आएगा? 3 पचे 15। कितना होता भाई? 3 पचे 15 और 5 25। 5.5 होगा कि नहीं होगा? बोलो 5.5 होगा कि नहीं होगा? तो पृथ्वी का घनत्व कितना होता है? 5.5। कितना होता है भाई? पृथ्वी का घनत्व 5.5 होता है। जब आपको हम पढ़ा रहे थे, याद करो जरा, देखो जरा कितना होगा भाई? 5.5 गलत? सही है ना? लगभग में 5.5 ही होता है। जब आपको पृथ्वी और सूरज पढ़ा रहे थे, सूर्य की जब संरचना पढ़ा रहे थे, तो सूर्य से हमने पृथ्वी को कंपेयर किया था। तो हमने कहा था कि सूर्य का यहाँ पे जो घनत्व होता है वो कितना होता है? 5। जबकि सूर्य का घनत्व कितना होता है? 20 गुना अधिक होता है। तो वहां का कितना था? लगभग 100। कितना था भाई? लगभग 100 था। अगर हमारे यहाँ पर पृथ्वी का घनत्व 5 है तो फिर सूर्य का कितना होगा? 100 होगा कि नहीं होगा? बताइए, कोई दिक्कत किसी को? कोई दिक्कत नहीं।
अब हुआ क्या, दिक्कत तो ये हो गई, इन्होंने जो आपका ये दिया है ना 5.5, ये आज तक वैलिड है। क्या वैलिड है भाई? आज भी आपका वैलिड है। कहा जाता है कि पृथ्वी का घनत्व जो दिया था वो किसने दिया है? एडवर्ड स्विस ने दिया। एडवर्ड स्विस के अनुसार पृथ्वी का घनत्व कितना होता है? 5.5। कितना होता है भाई? 5.5। क्लियर है भाई? कोई दिक्कत किसी को आता है? हाँ, पृथ्वी के लिए अब हम लोग देख लेते हैं आधुनिक दृष्टिकोण क्या कहता है। आधुनिक दृष्टिकोण में कहता है ये पृथ्वी है और ये पृथ्वी की 3 लेयर है। कितनी लेयर है भाई? 3 लेयर। और इसी 3 लेयर को आधुनिक मनोवैज्ञानिकों ने 3 नाम दिए। क्या नाम दिए भैया? इसको नाम दिया है क्रस्ट। इसको क्या नाम दिया भाई? क्रस्ट। इसके बाद बीच वाले भाग को क्या नाम दिया भाई? मेंटल। और लास्ट वाले को क्या नाम दिया भाई? 3 भागों में बांट दिया इसको, क्रस्ट, मेंटल और कोर। कितने भागों में बांटा है आपका? 3। कौन कौन से भाई? क्रस्ट, मेंटल। बताइए क्रस्ट का घनत्व कितना होगा? 2.5। क्रस्ट का घनत्व 2.5। कोर का घनत्व 4। कोर का घनत्व 11। कोर का घनत्व 11। मेंटल का 4। मेंटल का 4। तो हमने कहा कि क्रस्ट को 2 भागों में बांटा गया। पहले ध्यान से सुनना, ये जो लाइन आप देख रहे हो ना, इन लाइनों के भी नाम। कहा कि क्रस्ट को मेंटल से करने वाली अलग लाइन क्या कहलाती है? क्रस्ट को मेंटल से अलग कर रही होगी कोई ना कोई लाइन। इस लाइन को कहते हैं असंबद्धता लाइन। दो भागों में इसको बांट रही है। कितने भागों में बांट रही है? तो इसको क्या कहते हैं? इसका नाम देखो जरा, इसका होगा मोह। क्या नाम होगा? मोह असंबद्धता लाइन। रेखा कह सकते हैं इसको। क्या नाम हो गया भाई? मोह असंबद्धता रेखा। इसका नाम क्या होगा भाई? इसका नाम होता है गुटेनबर्ग। क्या नाम होता है भाई? गुटेनबर्ग असंबद्धता रेखा। असंबद्धता सीमा रेखा भी बोलते हैं इसको, है ना? सीमा का मतलब होगा बंटवारा करने वाली। तो क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए क्या क्रस्ट से मेंटल को अलग करने वाली सीमा रेखा को क्या कहते हैं? बोलो भाई। मोह असंबद्धता रेखा। क्या कहते हैं हम लोग? मोह असंबद्धता रेखा। क्या क्रस्ट मेंटल को कोर से अलग करने वाली लाइन क्या कहलाती है? गुटेनबर्ग असंबद्धता रेखा। कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा? कोई दिक्कत किसी को? धीरे धीरे समझेंगे। आगे देखो जरा, ये 2 अगर नाम आपको पता चल गया, अगर आप धोखे से भी भूल जाओ तो इसके लिए एक ट्रिक है। ट्रिक क्या याद करोगे आप लोग? इसके लिए ट्रिक हम बता देते हैं। ट्रिक का मतलब होता है मग। क्या मतलब है? मग। मां से क्या होगा? मोह असंबद्धता रेखा। और गा से क्या होगा? गुटेनबर्ग असंबद्धता सीमा रेखा। तो घर में जगमग जगमग करिएगा एकदम से। कर लोगे? आगे देखो भाई ध्यान से। अब हमने कहा कि यही एक और स्ट्रक्चर बनाते हैं। हमने कहा कि ये कोई सीमा रेखा है, ये भी सीमा रेखा। इसको क्या कहते हैं हम लोग? क्रस्ट। इसको क्या कहते हैं? मेंटल। और इसको क्या कहेंगे? कोर। यही नाम देते हैं ना इसको। चलिए, क्रस्ट के हमने कहा कि 2 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं इसके? अपर क्रस्ट, लोअर क्रस्ट। इसके भी 2 भाग हो गए। क्या होगा भाई? अपर मेंटल और लोअर मेंटल। इसके भी 2 भाग हो गए। इसको क्या हो जाएगा भाई? अपर कोर और लोअर कोर। ये इतना तो आपको पता चल गया ना। 2 भाग होते हैं प्रत्येक परत में। ठीक है? मेंटल के कितने भाग? कहेगा कोर के कितने भाग? क्रस्ट के कितने भाग? ठीक। अब देखो जरा, यहां से इनके नाम पूछता है। कहेगा ये जो आपका अपर क्रस्ट को लोअर क्रस्ट से जो अलग कर रही रेखा है, इस रेखा का नाम क्या है? कहेगा अपर क्रस्ट से लोअर क्रस्ट को अलग करने वाली रेखा क्या कहते हैं? बताइए क्या कहलाएगी आपकी? इसका नाम होता है, देखो बता देते हैं, इसका नाम होता है आपका, क्या कहते हैं इसको? अरे नाम कैसे भूल रहे हैं? क्या कहते हैं इसको? कोरोनाइड। हाँ, इसको क्या कहता है? कोरोनाइड असंबद्धता सीमा रेखा। क्या कहता है इसको? कोरोनाइड असंबद्धता सीमा रेखा। ठीक है? कोरोनाइड असंबद्धता सीमा रेखा। ठीक। इसका मेंटल को अलग करने वाली बीच वाली लाइन का इसका भी नाम होगा। इसका नाम क्या होगा? इसका नाम होता है रे पेटी।
इसका नाम होता है कोरोनाइड, इसका नाम क्या होता है रेपेटी। रेपेटी असंबद्धता सीमा रेखा। और कोर को अलग करने वाली लाइन का भी कुछ ना कुछ नाम होगा, इसका नाम क्या होगा भाई लेमैन। क्या मतलब होता है इसका लेमैन। लेमैन असंबद्धता सीमा रेखा। ये 3 नाम और याद करने पड़ेंगे। इनको कैसे याद करेंगे इसके लिए देखो हम आपको ट्रिक एक और बताते हैं। ये तो हो गया ट्रिक इसके लिए, और कहेगा कि मेंटल और कोर और क्रस्ट को अलग करने वाली बीच बीच से लाइन कौन सा होता है, इसका ट्रिक होता है आपका रेपेटी। क्या होता है आपका सॉरी इसका नाम होता है करले। क्या नाम होता है करले। क्या नाम होगा भाई करले। ट्रिक का नाम क्या होगा करले। का मतलब क्या होगा कोरोनाइड। क्या मतलब होगा कोरोनाइड। रा का मतलब क्या होगा रेपेटी। ले का मतलब क्या होगा लेमैन। ले का मतलब क्या होगा ले। आप ऐसे भी याद कर सकते हो क्योंकि आप देखो कोर वाले भाग में क्या पाया गया था आपका Fe पाया गया था। Fe का नाम क्या होता है आयरन। क्या कहते हैं इसको आयरन। और आयरन को क्या कहते हैं लोहा। क्या कहते हैं हम लोग लोहा। तो लोहा से क्या नाम बन गया लेमैन। हो गया। तो इन परतों के भी नाम है। क्वेश्चन आपसे कुछ भी पूछेगा उल्टा सीधा आप लोग उसको बताइए। क्वेश्चन कहेगा अपर क्रस्ट को लोअर क्रस्ट से अलग करने वाली लाइन बताइए। क्या कहलाएगी आपकी कोरोनाइड असंबद्धता सीमा रेखा। कहेगा अपर मेंटल को लोअर मेंटल से अलग करने वाली लाइन बताइए। क्या कहलाएगी आपकी रेपेटी असंबद्धता सीमा रेखा। क्या लगेगी कि नहीं कहलाएगी भाई। अगला हमने कहा कि बताइए कोर को अलग करने वाली सीमा रेखा बताइए मेंटल से कोर को अलग करने वाली कौन सी की गुटेनबर्ग। क्या होगी आपकी गुटेनबर्ग। देखो हमने कहा मेंटल से कोर को अलग करने वाली गुटेनबर्ग है। एक फ्लो में डूब जाता है तो क्वेश्चन गलत। अच्छा यही तो दिक्कत है। चलिए बताइए आप बताएंगे क्वेश्चन आप बता सकते हैं मिश्रित करके। चलिए बताइए अपर क्रस्ट को लोअर क्रस्ट से अलग करने वाली लाइन बताइए। क्रस्ट से मेंटल को अलग करने वाली लाइन क्या कहलाएगी मोह असंबद्धता सीमा रेखा। क्या मेंटल को कोर से अलग करने वाली गुटेनबर्ग। तो ट्रिक याद रखिएगा मग। क्या याद रखिएगा मग करले मग करले मग करले याद हो जाएगा। आप देखो जरा एक ही डायग्राम बना के समझा दें। देखो जरा इसमें हो गया इसी में 2 भागों में बांट दे इसको। इस तरह हो गया ये वाला यहाँ देखिए कि नहीं दिक्कत तो यही। इस लाइन का नाम क्या है बोलिए। इसका नाम क्या होगा कोरोनाइड असंबद्धता सीमा रेखा। इसका नाम बताइए क्या नाम होगा भाई रेपेटी असंबद्धता सीमा रेखा। इसका नाम बताइए लेमैन। क्या नाम हो जाएगा भाई लेमैन असंबद्धता सीमा रेखा। ठीक है भाई नोट करो इसको फिर आगे बताते हैं। नोट करो फटाक से लिखो तत्काल। अरे क्वेश्चन सुनना। क्या क्रस्ट कितना होता है टोटल पृथ्वी का 1% क्रस्ट है। कितना है भाई टोटल पृथ्वी का 1% हिस्सा क्या है आपका क्रस्ट। पूछेगा कि बताइए कोर कितना है। कोर कितना होगा भाई मेंटल कितना होगा। कोर होता है 16%। कोर कितना होता है भाई 16%। क्लियर है। बाद बाकी आपका जो होता है वो कौन सा होता है 83%। 83.33% आपका कौन सा होता है मेंटल या फिर 83.34% मेंटल आपका होता है। ठीक है ये बात आप याद रखिएगा इस बात को। ठीक यहाँ से क्वेश्चन अपना पूछ लेता है। क्या करता है भाई क्वेश्चन कहेगा ये वाला जो भाग होता है क्रस्ट का जो ऊपरी भाग होता है वो होता है आपका अम्लीय। कैसा होगा भाई अम्लीय। जबकि आप देखिएगा ना जबकि आप पढ़ रहे थे एडवर्ड स्वेस को। एडवर्ड स्वेस ने पूरे मेंटल वाले भाग को क्या बताया था अम्लीय। कैसा बताया था अम्लीय। लेकिन यहाँ पे बता रहे हैं आधुनिक वैज्ञानिक कह रहा है कि क्रस्ट का ऊपरी भाग ही अम्लीय होता है और नीचे वाला भाग कैसा होता है क्षारीय। कैसा होता है भाई क्षारीय। जबकि मेंटल वाला भाग कैसा होता है आपका ये होता है प्लाज्मा के शेप में अर्ध तरल। कैसा होता है आपका प्लाज्मा होता है अर्ध तरल। कैसा होता है भाई अर्ध तरल। प्लाज्मा कैसा होता है भाई अर्ध तरल। इसीलिए इसको निम्न गति का मंडल भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम लोग निम्न गति का मंडल कहते हैं। बताइए इस मंडल को क्या कहेंगे हम लोग निम्न गति का मंडल।
क्वेश्चन पूछा गया निम्न गति का मंडल किसे कहते हैं? तो मेंटल को हम लोग निम्न गति का मंडल कहते हैं क्योंकि प्लाज्मा पाया जाता है। और प्लाज्मा की परिभाषा हम आपको बता दिए थे। प्लाज्मा एक तरल पदार्थ ना होके बल्कि मीडियम पदार्थ होता है, बीच का पदार्थ होता है, ना ही ठोस होता है ना ही ये पानी की तरह से होता है, ये गोंद की तरह से होता है, लई की तरह से। ठीक है, बहुत ज्यादा आपका सॉफ्ट भी नहीं होगा, बहुत ज्यादा आपका हार्ड भी नहीं होता है। ठीक है भाई, 83.32 या 33 या 34% ये आपका कह देते हैं। क्वेश्चन आपका देखो क्या पूछा गया, और बताए भाई, ये लिख लिया। देखो जो आपका अपर कोर होता है ना, अपर कोर का एक और नाम होता है जिसको हम लोग कहते हैं लिथोस्फीयर। क्या कहते हैं हम लोग? लिथोस्फीयर। और मेंटल का ऊपरी भाग कहलाता है स्थेनोस्फीयर। क्या कहलाता है आपका? स्थेनोस्फीयर कहलाता है। धीरे धीरे बातें बढ़ रही है ना। लिथोस्फीयर, स्थेनोस्फीयर, क्योंकि आपका क्वेश्चन अपर और लोअर से नहीं पूछता है। आपका क्वेश्चन कहां से पूछेगा? लिथोस्फीयर से पूछेगा आपका। और किससे पूछेगा आपका? स्थेनोस्फीयर। किससे पूछेगा आपका? लिथोस्फीयर से पूछेगा, या फिर किससे पूछेगा आपका? स्टेनोस्फीयर से क्वेश्चन आपका पूछेगा। क्लियर है? कोई डाउट है? ध्यान से सुनना। क्वेश्चन कहेगा कि हम लोग पृथ्वी के किस लेयर पर रहते हैं? किस पर रहते हैं? ऑप्शन में मिलेगा लिथोस्फीयर, स्थेनोस्फीयर, कोरोमंडल तट, ऐसे करके आपका ऑप्शन मिल जाएगा। किस पर रहते हैं? लिथोस्फीयर। जलीय जीव किस पे रहेगा? बोलिए, किस पर रहेगा भाई? ये वाला बिगाड़ दें? लिख लिया? बना रहे हो? चलो बना फटाफट, फिर आगे बताते हैं। बना इसको तत्काल। बेटी देखो जरा ध्यान से, इधर देखो, चला गया? ओके, ध्यान से समझ लो। हमने कहा कि ये कौन सा लेयर होता है भाई? कोर वाला। ये कौन सा होता है आपका? मेंटल वाला। एक्चुअली मेंटल सबसे चौड़ा होता है, मेंटल होता है ये वाला, क्योंकि मेंटल कितना होता है? 83.32। कितना होता है? 83.32% मेंटल होता है। 1% क्रस्ट होगा, 16% आपका कोर होता है। सबसे ज्यादा मोटाई किसकी होती है? मेंटल की। मेंटल में क्यों हमने कहा कि इसको निम्न गति का मंडल कहते हैं? और ये वाली लेयर ऊपर वाली क्या कहलाती है? इसका स्थेनोस्फीयर। क्या कहलाती है आपकी? स्थेनोस्फीयर। यही कहलाती है ना, स्थेनोस्फीयर। तो हमने कहा कि कोर का ऊपर वाला भाग क्या कहलाता है आपका? लिथोस्फीयर। क्या कहलाता है आपका? लिथोस्फीयर कहलाता है। अब ध्यान से समझना, लिथोस्फीयर पे ही ये सागर बना हुआ है। क्या बना हुआ आपका? सागर। इस वाले हिस्से में जो धंस गया उसी में जल भर गया, तो लिथोस्फीयर पर क्या है आपका? सागर है। या जलीय जीव कहां पाए जाएंगे आपके? लिथोस्फीयर में। अरे भैया, मेंटल में तो आपका प्लाज्मा पाया जाता है। क्या पाया जाता है आपका? प्लाज्मा। और प्लाज्मा ना कहकर इसको मैग्मा कहता है। क्या कहता है इसको? मैग्मा। और मैग्मा आपका धधकता है, इतना ज्वलनशील होता है कि यहाँ से ज्वालामुखी निकलता है। कि यहाँ पर जिंदा रह पाएगा कोई? कोई भी जीव यहाँ पर जिंदा नहीं रह पाएगा। क्लियर है ना भाई? तो इसलिए यहाँ पर आपका रीजन है कि बताइए, क्वेश्चन पूछता है कि लिथोस्फीयर पर देखो, हम भी कहाँ रहते हैं आपके? लिथोस्फीयर। जल भी कहाँ है? लिथोस्फीयर। स्थल भी कहाँ है? लिथोस्फीयर। पेड़ पौधे कहाँ है? लिथोस्फीयर। हम लोग कहाँ रहते हैं? लिथोस्फीयर। जंगली जानवर कहाँ रहता है? लिथोस्फीयर। मछली कहाँ रहती है? लिथोस्फीयर। सबका सब लिथोस्फीयर पे ही जिंदा रहते हैं। बात समझ में आई ना? तो क्वेश्चन लिथोस्फीयर से पूछता है, अपर क्रस्ट नहीं देता आपका। मेंटल में आपका ये क्वेश्चन कहेगा कि बताइए ज्वालामुखी कहाँ से निकलता है? तो ज्वालामुखी आपका स्थेनोस्फीयर से निकलता है। कहां से निकलता है आपका? स्थेनोस्फीयर से। इस तरह से आपका ज्वालामुखी निकल के बाहर आता है। तो क्वेश्चन पूछेगा कि ज्वालामुखी पृथ्वी की किस लेयर से निकलता है? स्थेनोस्फीयर। आपका अपर मेंटल नहीं देता है, या तो वो मेंटल देगा या फिर क्या देगा आपका? स्थेनोस्फीयर देगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है ना?
कहेगा ज्वालामुखी कहां से निकलता है, और ज्वालामुखी निकलने की दिशा केवल एक नहीं होती बल्कि नीचे की तरफ भी निकलता है। लेकिन यहाँ पर प्लाज्मा भरे होने के कारण ये बहुत धीमी गति से आगे बढ़ पाता है, तो आगे नहीं बढ़ता, ऊपर की ओर निकल जाता है। इसलिए इसको निम्न गति का मंडल कहते हैं। प्लाज्मा में तुमको दौड़ा दिया है, कीचड़ में तुमको दौड़ाया जाए बहुत तेज नहीं दौड़ पाओगे। वही आपको रोड पे दौड़ा दिया जाए तो दौड़ जाओगे, भरे पानी में नहीं दौड़ पाओगे। तो प्लाज्मा आपका ऐसा ही होता है, बहुत ज्यादा लिबलिबा टाइप का होता है, दौड़ ही नहीं पाएगा। जैसे कीचड़ में नहीं दौड़ पाएगा, गिर जाएगा, मुंह भरा सन जाएगा पूरा। चलिए देखिए, हमने कहा कि लिथोस्फीयर में हम लोग क्या कहते हैं, रहते वगैरह है, वो सब जंगली जानवर वगैरह भी रहते हैं। लेकिन स्टेनोस्फीयर से क्या निकलता है आपका, मैग्मा। क्या निकलता है आपका, मैग्मा। यही मैग्मा ऊपर जाकर क्या बना देगा, चट्टान बनाएगा कि नहीं बनाएगा, बोलो जरा। यही आपका मैग्मा ऊपर जाकर क्या बनाएगा, चट्टान। यह जो चट्टान होगी, इस चट्टान का नाम क्या होता है, आग्नेय चट्टान। क्या नाम होता है भाई, आग्नेय चट्टान। क्वेश्चन पूछेगा कि आग्नेय चट्टान का निर्माण किससे होता है, मैग्मा से होता है। ये मैग्मा निकलता कहां से है भाई, कहां से निकलता है, स्टेनोस्फीयर से। पृथ्वी की कौन से लेयर से, मध्य लेयर से। कौन से लेयर हो जाएगा, बीच वाला लेयर होता है कि नहीं होता है। तो यहां से निकलने वाला मैग्मा किसका निर्माण करता है, चट्टान का निर्माण करता है। ये आग्नेय चट्टान होता है। अब आग्नेय चट्टान से क्वेश्चन पूछेगा कि आग्नेय चट्टान में तत्व पाए जाते हैं। जितने भी आपकी दुनिया भर के धातु या तत्व है वो कहां पर पाए जाते हैं, आपके आग्नेय चट्टान में पाए जाते हैं। तत्वों की संख्या कितनी है, बोलिए, तत्वों की कुल संख्या कितनी है बताइए। ब्रह्मांड में कुल कितने तत्व, मतलब हमारे ग्लोब में कुल कितने तत्व हैं, तत्वों की संख्या बोलिए। केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, कुल तत्वों की संख्या कितनी है, 5। कौन कौन से, तुम लोग बताओ, तुम लोग बताओ कितने तत्व हैं, बताओ जरा। 108। हाँ? तत्वों की संख्या 118 है। कुल तत्वों की संख्या कितनी है, 118। इनको दो भागों में बांटा गया, धातु और अधातु। क्या कहा गया, अधातु और अधातु और धातुओं की संख्या कितनी, 91। धातु कितनी है आपकी, 91। शेष 27 क्या हो रही है आपकी, अधातु। 27 क्या होती है आपकी, अधातु। जितना भी आपका तत्व पाया जाता है वो कहां पर पाया जाता है, आपका आग्नेय चट्टान में पाया जाता है। चाहे वो लोहा हो, चाहे वो चांदी हो, चाहे वो आपका सोना हो, चाहे वो आपका कुछ भी हो, चाहे लोहा हो, चांदी हो, सोना, अब्रक हो, चाहे आपका कैल्शियम हो, सबका सब कहां से निकलेगा, आपका आग्नेय चट्टान से निकलेगा। कहां से निकल के आएगा भाई, आग्नेय चट्टान से निकल के आएगा। क्लियर है ये वाली बात। तो आग्नेय चट्टान में अब आप लोग पढ़ेंगे अक्षय और अपरदन पढ़े। क्या इस चट्टान में कभी अक्षय अपरदन नहीं होगा, बारिश होगी, हवा आएगी, पानी गिरेगा, ये चट्टान धीरे धीरे टूट के गिरेगी, और इसी चट्टान की टूट के गिरने से एक नई चट्टान का निर्माण होता है, और वो धीरे धीरे इस तरह से बनती रहती है। उसको कहते हैं हम लोग अवसादी चट्टान या फिर परतदार चट्टान। क्या कहते हैं इसको हम लोग, अवसादी या फिर परतदार चट्टान कहते हैं। इस तरह से चट्टान बन जाती, क्योंकि यह किसके कारण बनी होती है, अपक्षय और अपरदन के कारण। किसके कारण, अपक्षय और अपरदन के कारण यह चट्टान आपकी बन जाती है, और इसको कहते हैं अवसादी चट्टान। क्या कहते हैं हम लोग, अवसादी चट्टान कहते हैं। तो क्वेश्चन कहेगा कि अवसादी चट्टान का निर्माण कैसे होता है, तो अवसादी चट्टान का निर्माण हमेशा आग्नेय चट्टान की सहायता से होता है, या फिर आग्नेय चट्टान के अक्षय अपरदन के परिणाम स्वरूप कौन सी चट्टान बनती है, अवसादी चट्टान बनती है। और अवसादी चट्टान घिसने से या कटने से बनती है, इसीलिए इसको तलछट्टी चट्टान या परतदार चट्टान भी कहते हैं, क्योंकि तल किसका छट गया, बताइए, आग्नेय चट्टान का। तो आग्नेय चट्टान से अवसादी चट्टान बन जाता है। क्या बन जाता है आपका, अवसादी चट्टान बन जाता है। क्लियर है टी वाले बात, बताओ भाई, क्लियर है, दोबारा बताएं और घुमा था थोड़ा सा, अभी बताएंगे दोबारा। अब देखो जरा, अवसादी चट्टान से, जब अवसादी चट्टान में ताप और दाब बढ़ाया जाता है, क्या बढ़ाया जाएगा, ताप और प्लस दाब। जब किसी भी चीज में ताप और दाब बढ़ाएंगे उसकी संरचना बदल जाएगी। ताप का मतलब टेम्परेचर होता है, दाब का मतलब होता है प्रेशर। जब टेम्परेचर और प्रेशर को बढ़ाया जाता है, जैसे लोहे को हम लोग आग में जला देते हैं तो ताप हो गया,
जब लोहा जल में एकदम पिघल जाता है, पिघल के हम उसको कूट देंगे तो वो दाब कहलाएगा। तो उसकी आकृति हम कुछ भी बना सकते हैं। वही कह रहा है कि ताप दाब जब इसमें बढ़ा दिया जाता है, ताप और दाब को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया जाता है, तो इसी चट्टान से एक नई चट्टान बन जाती है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, रूपांतरित या कायांतरित चट्टान कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, रूपांतरित या फिर क्या कहते हैं, कायांतरित चट्टान कहते हैं। क्या कहते हैं भैया, रूपांतरित या फिर कायांतरित चट्टान के नाम से इसको जानते हैं। क्लियर है ये वाली बात। तो बताइए, रूपांतरित चट्टान का उदाहरण पूछा है। कह रहे कि वह ऐसी कौन सी चट्टान होगी जिसमें ताप और दाब इतना बढ़ा दो कि बहुत मजबूत हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। वो चट्टान बहुत मजबूत होगी जिसमें ताप और दाब अधिक होगा, अर्थात ये चट्टान कौन सी होती है, संगमरमर। रूपांतरित चट्टान का उदाहरण कौन होता है, संगमरमर। संगमरमर आपका बहुत मजबूत होता है। संगमरमर क्या होता है भाई, बहुत मजबूत होता है। क्यों मजबूत होता है, क्योंकि अवसादी चट्टान से क्या बन गया हमारा, रूपांतरित या कायांतरित चट्टान बन गया। जैसे अभी आप सब लोग मिल जाओ इतने से, सबको ले जाकर रोलर से पीस दे, एकदम मजबूत परत बन जाएगी बढ़िया से, तो वो क्या कहलाएगी, आपकी परत कहलाएगी नहीं कहलाएगी। सेम ऐसे ही होता है यहाँ पे। एक और होता है आपका ग्रेनाइट। क्या होता है आपका, ग्रेनाइट भी आपका पत्थर होता है, ये भी मजबूत होता है अच्छा खासा। ये भी किसका बना हुआ होता है भाई, रूपांतरित चट्टान का बना होता है। और रूपांतरित चट्टान की प्राप्ति के लिए पृथ्वी के बहुत अंदर तक जाना पड़ेगा कि नहीं जाना पड़ेगा, बोलिए बताओ भाई। कह रहा है कि पृथ्वी पे 200 मीटर की गहराई पर जाने पर ही आपको क्या प्राप्त होगा, संगमरमर प्राप्त होता है। 200 से ज्यादा मीटर की गहराई। क्यों, बिल्कुल खुदाई करके निकाला जाता है भैया, बिल्कुल। इसीलिए संगमरमर महंगा रहता है, हर कोई कहाँ लगवा पाता है। आप अपने घर में संगमरमर लगवाए हैं, बताइए। आपके घर में तो बात छोड़ो, आपके गांव में कोई संगमरमर बनवाया है? क्यों, क्योंकि महंगा होता है। क्यों महंगा होता है, क्योंकि ये प्राप्त आसानी से नहीं होता। चीजें महंगी वही होगी जिसकी पूर्ति आसानी से ना हो। बताइए, अगर आसानी से पूर्ति हो जाती, यूरेनियम इतना महंगा नहीं है लेकिन फिर भी आपको नहीं मिलता है, आपके लिए तो महंगा है। हीरा आपको मिल जाएगा, महंगा है ना, क्योंकि कीमती है और इसकी पूर्ति भी बहुत ज्यादा नहीं। तो हमने कहा कि ये कैसे होता है, देखना जरा। यहाँ से ये चट्टान निकली, यहाँ से चट्टान ये जाएगी, तो ऐसे करके ये कौन सी चट्टान बनाएगी, बताइए जरा। ये हो जाएगी अवसादी चट्टान। कौन सी हो जाएगी भाई, अवसादी चट्टान हो जाएगी। इसी अवसादी चट्टान में ताप दाब बढ़ेगा तो पृथ्वी के नीचे धंसती हुई जाएगी, नहीं आएगी। जब पृथ्वी के नीचे धंस जाएगी तो यही क्या कहलाएगी, रूपांतरित चट्टान कहलाएगी। तो खोद के निकालनी पड़ेगी कि नहीं निकालनी पड़ेगी, बोलो भाई, खोद के निकालनी पड़ेगी। और एक समय ऐसा आएगा कि अगर हम खोद के नहीं निकालेंगे तब भी ये धीरे धीरे धंस के कहां पहुंच जाएगी, स्थैनोस्फीयर में पहुंच जाएगी। और जब स्थैनोस्फीयर में ये जाएगी तो प्रेशर बढ़ाएगी, वहां पर ये गल जाएगा सब कुछ, फिर से ये मैग्मा बढ़ जाएगा, फिर ऊपर निकल के आएगा। तो एक साइकिल होता रहता है हमेशा। ये प्रोसेस आपका 1-2 दिन का नहीं होता, हजारों अरबों सालों का होता है। आप देखिएगा ना, आपका जो अरावली पर्वत है, धीरे धीरे ये नीचे धस रहा है कि नहीं धस रहा है, इतना बदल जाता है कि धीरे धीरे ये आपका समा जाएगा पृथ्वी के अंदर और चला जाएगा कहाँ, मेंटल में। मेंटल में पिघल के फिर ये नया बन जाएगा और नया बनकर दोबारा कहीं ना कहीं उगल देगा आगे। होगा कि नहीं होगा, तो वो क्या कहलाएगा आपका, अवसादी चट्टान, सॉरी आग्नेय चट्टान कहलाएगा। तो क्वेश्चन कहलाएगा कि प्राथमिक चट्टान किसे कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग, प्राथमिक चट्टान किसे कहेंगे, बोलिए। आग्नेय चट्टान को। द्वितीय चट्टान कौन सी होगी, अवसादी चट्टान। और तृतीय कौन सी होगी आपकी, रूपांतरित चट्टान। कौन सी होगी भाई, रूपांतरित। तो एक चट्टान जनक सेल जिससे सबका जन्म हो रहा है, वो जनक सेल कौन है आपका, आग्नेय चट्टान से ही सबका जन्म हो रहा है ना, तो ये क्या कहलाएगी आपकी, जनक सेल कहलाएगी। क्या कहलाएगी आपकी, जनक सेल। बात समझ में आ रही ना आपको, थोड़ी थोड़ी बताओ जरा। तो हमने कहा कि ये मैग्मा निकला कहां से था भाई, स्थैनोस्फीयर से। कहां से निकला भाई, स्थैनोस्फीयर से निकलने वाला मैग्मा किसका निर्माण करता है भाई, आग्नेय चट्टान का निर्माण करता है। इसी आग्नेय चट्टान से किस चट्टान का निर्माण होता है, अवसादी चट्टान। अवसादी चट्टान में दुनिया भर का खनिज पाया जाता है। जीवाश्म कहाँ पाया जाता है आपका, जितना भी जीवाश्म होगा वो कहाँ पाया जाएगा आपका, जीवाश्म आपका पाया जाता है अवसादी चट्टान। और यहीं पे आपका संगमरमर को, ग्रेनाइट को छोड़ देना, चाहे वो लाल पत्थर हो, चाहे बालुई पत्थर हो, चाहे गोरा पत्थर हो, चाहे चिकना पत्थर हो, सबका सब जीवाश्म चट्टान से प्राप्त होता है, अर्थात वो क्या कहलाएगा आपका, अवसादी चट्टान। क्लियर है ना। जितना भी आपको पेट्रोलियम प्राप्त होता है वो किस चट्टान से प्राप्त होता है आपको, अवसादी चट्टान से। जितना आपको पेट्रोलियम हो, ग्लिसरीन हो, चाहे वो गैस हो, चाहे एलपीजी हो, चाहे सीएनजी हो, चाहे वो ईंधन हो, चाहे लकड़ी हो, चाहे वो कोयला हो, सबका सब कहां से प्राप्त होगा, अवसादी चट्टान से प्राप्त होता है। क्लियर है। अब यहाँ से हम लोग किसको पढ़ेंगे, चट्टान को पढ़ेंगे, चट्टान के बाद खनिज को पढ़ेंगे, खनिज के बाद हम पेट्रोलियम को पढ़ेंगे, पेट्रोलियम के बाद ईंधन को पढ़ेंगे। धीरे धीरे आगे हम लोग जियोलॉजी पे हैं,
बताओ भाई, धीरे धीरे हम लोग पृथ्वी को पढ़ना चालू कर दिए कि नहीं कर दिए? तो ये आपका